तो ये है हमारा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। आप सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट सवाल और साथ ही साथ ये सवाल जो है वो मॉडल सेट से आया हुआ है आप सभी बच्चों के लिए। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले भी देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया पॉलिटिकल साइंस का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में लिख जाएगा, या फिर देखिए मेरे चैनल पे अपलोडेड उस वीडियो को जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि देखिए आप लोगों को एग्जाम से पहले 16 जून के बाद जो भी आपका एग्जामिनेशन डेट आएगा सारा का सारा आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है टर्म 2 का वो कवर करा दिया जाएगा। अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी देखिए आप लोग बस वीडियो को देखते हुए चलिएगा और जो भी क्वेश्चन करा हो बस नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल हमसे बोला हुआ यहाँ पर कि किसी देश के संविधान का क्या महत्व होता है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो संविधान में ही बताया गया है कि सरकार के विभिन्न अंगों की क्या क्या शक्तियाँ और उनके क्या क्या दायित्व होते हैं, ये हमारे संविधान में निहित है, मतलब सीधा बात है। तो यही देश के संविधान का महत्व होता है, ये लिख दीजिएगा, बस आपका सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा, संविधान निर्माती सभा से आप क्या समझते हैं। सीधा बात है, देखिए निर्माती मतलब होता है जो निर्माण करता है, तो संविधान सभा उसे कहते हैं जो किसी देश के संविधान का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे संविधान निर्माती सभा कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है आपसे पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रपति का जो देखिए निर्वाचन होता है, मतलब चुनाव होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो आप लोग जानिए कि आप लोगों को पहले मालूम होगा कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद होता है वो 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अभी हाल में कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव फिर से होने वाले, और ये क्या होता है, एक अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जहाँ पर लोग भागीदार नहीं होते हैं। ये यहाँ पर जितने सारे विधानसभा के जो अध्यक्ष विधानसभा के जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की मुख्य विशेषता यह है कि यह चुनाव के द्वारा जनता ना सीधा ना अप्रत्यक्ष रूप से जो राज्यों की विधानसभा तथा संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग इनमें क्या करते हैं, वोट डालते हैं। यही क्या होता है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसेस होता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा, प्रतिनिधित्व के समानुपातिक पद्धति का वर्णन करें। देखिए सीधा बात है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, इस पद्धति को क्या हेयर पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत सामान्य पद्धति के की तरह उम्मीदवारों को चुनाव नहीं किया जाता। इस पद्धति के अंतर्गत एक कोटा निश्चित किया जाता है, इसमें निश्चित मत संख्या या उससे अधिक मत प्राप्त वाले को व्यक्ति को क्या किया जाता है, निर्वाचन उसका चयन किया जाता है, सीधा सीधी, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि राजनीति की आपको परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो सामान्य शब्दों में राजनीति से आशय निर्णय लेने की प्रक्रिया है, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल है। जीन ब्लॉडनॉल के अनुसार राजनीति एक सार्वभौमिक क्रिया है, और हर्बर्ट जे स्पेंसर के अनुसार राजनीतिक वह प्रक्रिया है जिसमें माध्यम में मानव समाज अपनी समस्याओं का समाधान करता है, ठीक है। तो ये राजनीति की परिभाषा हो गई। फिर देखिए राजनीति होता क्या है। तो देखिए ये वर्ड आया कहाँ पर, याद देखिए राजनीति जो शब्द है यूनानी वर्ड से है, यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नगर, यानी राज्य होता है। प्राचीन काल में नगर क्या होते थे, राज्य हुआ करते थे, ठीक है। अगला हमारा नागरिकता यानी सिटीजनशिप जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो नागरिकता होती क्या है, देखिए ये हमें बताना है। तो याद है नागरिकता की यह विशेषता या अथवा गुण है कि जिसके कारण वह उस राज्य से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो या फिर वह राज्य का नागरिक कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल आपका कि राजनीतिक विज्ञान और कला दोनों है, ठीक है। सीधा बात, राजनीतिक विज्ञान यानी दो अलग अलग पार्ट है यहाँ पर, याद रखिएगा। ये राजनीतिक विज्ञान हमारा पॉलिटिकल साइंस होगी, और ये विज्ञान मतलब ये साइंस भी और आर्ट्स भी है, लेकिन दोनों का देखिए कैसे है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो आप पढ़िए क्या लिखा हुआ पहले, कि यह एक सामान्य अभिमत है कि कोई भी अध्ययन या तो विज्ञान की श्रेणी में आता है या कला की, लेकिन वस्तुतः ऐसा सोचना त्रुटिपूर्ण मतलब गलत है। विलियम एस लिंगर के अनुसार विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना आवश्यक नहीं है, कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। राजनीति शास्त्र के बारे में यह कहा जा सकता है यह विज्ञान और कला दोनों है, विज्ञान और कला दोनों ही रूप में हमारे लिए उपयोगी है। गार्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, वहीं पर भ्रममूलक राजनीतिक सिद्धांत के सिद्धांत का खंडन करता है तथा विवेकपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप के आधार पर सदृढ़ सिद्धांतों को प्रतिपादन करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के सवाल का जवाब। अब देखिए इतना बड़ा मत लिखिए, जितना बड़ा टिक है उतना ही लिखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि देखिए 1.5 घंटे का ही पेपर रहने वाला, सब्जेक्टिव है तो आपको थोड़ा समय बचा के चलना है। 40 मार्क्स निकालना, ऑब्जेक्टिव वाले देखिए टिक करके हम लोग चल गए तो कोई दिक्कत नहीं, 1.5 घंटे समय बहुत बच जा रहा था वहाँ पर। लेकिन ये सब्जेक्टिव है, आपको थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। जो लॉन्ग आंसर का सवाल है उसी में लिखेंगे, शॉर्ट आंसर में क्यों करने जाइएगा आप लोग में, ठीक है। देखिए अगला सवाल आपको बोलेगा कि राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। ये जो कथन है बच्चों सीधा बात है, हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं आप लोग कि समकालीन राष्ट्रीय विद्वानों में प्रमुख शक्ति वे हैं जो शक्ति की राजनीति को केंद्रीय अवधारणा मानते हैं। शक्ति संबंधी विषयों और शक्ति संघर्षों के अध्ययन राजनीति माना जाता है। सीधा से इस सिद्धांत को मुख्य रूप से
पैटो मोस्का, जॉर्ज कैटलिन, चार्ल्स ए मेरियम, लॉसवेल, मरिंगेथो रसेल और वाटकिंस ने की थी। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया हुआ है। अब देखिए आपको देखिए सीधा बात है, टिक करना है, तो यहाँ उतना नाम मत लिखने चाहिए किसके द्वारा क्या हुआ, सब कुछ नहीं लिखना है, सीधा बात है। ठीक है, सीधा बात लिखिएगा, लॉसमैन के अनुसार राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा देने तथा इसमें हिस्सा लेने का अध्ययन अब राजनीतिक शक्तिशाली दृष्टिकोण से अनेक त्रुटियां सामने आई। यह स्पष्ट हो गया कि शक्ति और प्रभाव पर निर्भर सभी सम्मान राजनीति नहीं होती। यह दृष्टिकोण क्या है, अधूरा है। ठीक है, अगला सवाल हमारा कि कानून और स्वतंत्रता, सीधा ठीक है, एक दूसरे के पूरक मतलब कह सकते हैं, एक दूसरे कंप्लीमेंट्री यानी दूसरे जरूरत है, कैसे हैं इस कथन की आपको व्याख्या करनी है, या फिर कानून और स्वतंत्रता के संबंधों पर क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए यहाँ पर इतना बड़ा आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा हमें लिखना ही नहीं, सीधा बात। ठीक है, ये जो ऊपर का दिया हुआ ना, कुछ मत लिखने चाहिए। देखिए मैं आपको, देखिए आप अगर आप सभी बच्चे जो भी अब बच्चे अगर अपने खुद को टैलेंटेड समझते हैं वो पूरा लिखिएगा, मुझे कोई भी इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपको देखिए जितना टिक करवा दे रहा हूँ बस उतना ही लिखिएगा, काफ़ी है। ठीक है, देखिए यहाँ से लिखना है कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे पूरक है। ऊपर की विचारधाराओं के ठीक विपरीत एक ऐसी विचारधारा है जिससे आदर्शवाद की संज्ञा दी गई है, जो कानून और सीधा बात यहाँ से लिखिए, कानून स्वतंत्रता के एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। ऐसी विचारधारा के समर्थक है रूसो और हीगल। रूसो कहते हैं कि शासक और प्रजा के बीच कोई मौलिक भेद नहीं होता है। उनके अनुसार लोगों के राज्य के विरुद्ध विद्रोह होने का कोई अधिकार नहीं है। उसी प्रकार हेगल ने भी इस विचार के समर्थन में कहते हैं कि शासक तो जो नैतिकता कर रहे हैं स्वतंत्रता का चरम विकास द्वारा हो सकता है। अब देखिए ये स्टेटमेंट हो गया कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, किसने दे दिया। अब इतना ही लिख दीजिएगा, आपको कुछ भी करने, क्योंकि इतना बड़ा आंसर लिखिएगा, आप लोग खुद बताइए। तो बड़े कोई भी पागल नहीं होगा जो इतना बड़ा आंसर लिखने जाएगा, और जिसके पास ओवर टैलेंटेड 1.5 घंटे में अगर इतना लिखना चाहता है लिख सकता है, इसमें भी मुझे कोई भी आपत्ति यहाँ पर नहीं है, ना ही किसी बच्चे को होगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगला सवाल हमारा, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का प्रभाव, ये जो कथन दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है बच्चों, समीक्षा करना है। तो ऊपर का कुछ भी मत लिखने जाइएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए इतना बड़ा पॉइंट दिया हुआ, हमें सीधा बात है लिखना कहाँ से, यहाँ से यहाँ, ज़्यादा मत लिखने जाइएगा। देखिए बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जितना टिक करवाते हो चलो उतना ही करिएगा, कुछ ज़्यादा मत करें, सीधा बात। देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी स्वतंत्र कहा जा सकता है जब उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न हो, उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो। जैसे J.S. मिल द्वारा इस कथन स्वतंत्र कहते हैं कि व्यक्ति अपना भला बुरा खुद सोच सकता है और पूर्ण स्वतंत्रता मिलने पर भी वो अपना स्वतंत्र क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्यों का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। मनुष्य के किसी भी व्यवहार अथवा कार्यों पर यदि कोई प्रतिबंध है तो वो स्वतंत्रता की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर अगला सवाल हमारा इतिहास और देखिए राजनीति शास्त्र में अंतर, देखिए हिस्ट्री और यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं बच्चों, या फिर पॉलिटिक्स में देखिए क्या अंतर होता है ये हमें बताना है। देखिए तो इसमें कुछ हम लोग पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे कि क्षेत्र की दृष्टि से, एक उद्देश्य की दृष्टिकोण से, दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं हम लोग। देखिए लिखा हो 3 पॉइंट के अनुसार यहाँ पर अध्ययन दिया, और देखिए याद रखिएगा ये 5 नंबर के सवाल में आएगा तो इसे लिखिएगा तब। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि इतिहास का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है, सही बात है, विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत युद्ध आते हैं, क्रांति आते हैं, लेकिन राजनीतिक शास्त्र में केवल उन बातों संपर्क करते हैं जिनका संबंध राज्य या फिर अन्य राजनीतिक संस्थाओं द्वारा उनके प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव डालते हैं उन्हीं तत्वों पर बात करते हैं। एक ये लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर 3 नंबर सवाल आएगा तो उतना ही बता दे रहा हूँ कितना करना है। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट जो है अगर ये लिखिएगा, सबसे अच्छा ये लिखिए अध्याय, ये वाला पॉइंट लिख दीजिएगा, बहुत बेस्ट पॉइंट है कि इतिहास एक क्या है, वर्णनात्मक शास्त्र है। यह घटनाओं को केवल क्रमबद्ध विवरण करता है। इसके विपरीत जो हमारा राजनीतिक शास्त्र होता है विचारात्मक तथा अनुभाविक विधियों का भी अनुसरण करता है। तो ये दोनों विषय इस प्रकार से क्या होता है, दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल है हमारा, न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं, इसकी हमें क्या करनी है, समीक्षा करनी है। तो देखिए क्या हम इस बातों में समझते बात है, यहाँ से लिखिएगा कि न्यायिक सक्रियता अर्थ है संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की विशेषता के दृष्टिकोण से जो संविधान रखते हो, संविधान कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जनसाधारण के हितों की रक्षा के निरंतर प्रगति। तो यहाँ तक लिखिएगा, बाकी आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता देखिए नहीं है। ठीक है, बाकी इतना बड़ा आंसर लिखा हुआ, हमें क्या करना उतना बड़ा, सीधा बात है 3 नंबर का सवाल आ गया, इतना बड़ा क्यों लिखने चाहिएगा। ठीक है, तो उतना बड़ा नहीं पढ़ना है हमें। ये सवाल देखिए लिखा हुआ है मंत्रिमंडल, सीधा बात है जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है बच्चों कह सकते हैं, या फिर काउंसिल मिनिस्टर सबसे अच्छा। ठीक है, उनका जो गठन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो पूरा पढ़िए, खुद ब खुद समझ आपको आने लगेगा क्या बोला हुआ है कि मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की सलाह पर की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यद्यपि वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल में सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह विशेष अधिकार है। यद्यपि
व्यवहारीकरण में प्रधानमंत्री के इस निर्णय को अनेक तत्व क्या करते प्रभावित करते। अपने दल के प्रभावशाली सदस्यों को उस अपने मंत्रिमंडल में लेना पड़ता है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल की बनी जो सूची होती है प्रधानमंत्री क्या कर राष्ट्रपति को देता है, जिनके सदस्यों की गोपनीयता या फिर शपथ जो होता है वो राष्ट्रपति क्या कर दिलवाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों को हटा भी सकता है। मंत्री बनने का यह आवश्यक कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए, और अगर वो मंत्री बनते हैं एक संसद में किसी का सदस्य नहीं है तो कम से कम 6 महीने के अंतर्गत किसी भी सदस्य की मतलब सीधा बात है किसी भी सदन के सदस्य की उसमें क्या लेनी पड़ेगी सदस्यता, यानी कि आपको सीधा राज्यसभा या लोकसभा में से किसी का एक मेंबरशिप आपको चाहिए, बिना उसके आप नहीं बन सकते। ठीक है, अगला सवाल आपको बोला जाएगा कि हम लोग पढ़ सकते हैं कि कैसा हमारा संविधान सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का उदाहरण है उपकरण है। ये सवाल छोड़ दीजिए, नहीं आने वाला, पहले ही बता देता हूँ, जिसको आंसर चाहिए वो देख सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सवाल बच्चों अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा सवाल है और इंपॉर्टेंट पेपर में छपेगा कि लोकसभा के अधिकारों का वर्णन करना है। और याद रखिए ये 5 नंबर का सवाल है, एकदम पूरा लिखना है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हम लोग एक बार। देखिए यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि संसद का निचला या पहला सदन क्या कर लोकसभा है। लोकसभा का मुख्य जो कार्य होता है वो कानून बनाना होता है। संघ सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रीय देखिए यहाँ पर बोला हुआ भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ साफा सभी कि यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है या राज्य के किसी भी राज्यसभा में किसी भेजा जाता है जिसे वहाँ 14 दिन भर पारित होना रहता है। यदि उसे स्वीकार नहीं करती है तो 14 दिन बाद उसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। सीधा सी बात है। देखिए अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा तो खुद ब खुद ये सवाल का जवाब लिख लीजिएगा आप लोग होशियार बच्चे। ठीक है, अगला सवाल देखिए बोला हुआ हमारा, किसी देश के लिए संविधान में शक्ति और जिम्मेदारी को जो साफ सा निर्धारण क्यों जरूरी है कि इस तरह का निर्धारण ना होना क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, यह हमें बताना है। और इस सवाल का जवाब देख रहे आप लोग, जो कितना बड़ा जवाब है, सोच के देखिए तो आप लोग बेहोश हो जाइएगा, सीधा बात है। लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा नहीं लिखने आएगा क्योंकि 5 नंबर का सवाल है और बोल ही दिया था 100 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, तो क्यों उतना सोचना है। देखिए बताता हूँ क्या करना है। देखिए पहला यहाँ से टिक करिए आप लोग टिक कर लीजिएगा बच्चों। पहला ये लाइन पूरा लिख दीजिएगा, ये लाइन भी हमारा पूरा लिखिए, ये लाइन भी पूरा लिखिएगा। 3 लाइन तो यहाँ से पूरा लिखना है आपको। फिर क्या करिए आप लोग, ठीक है, रुकिए मैं को टिक करवा देता हूँ। आप लास्ट लिख दीजिएगा बच्चों सीधा यहाँ तक। अब आपको कुछ नहीं करना है, जितना करवाते रहो उतना कर लीजिएगा। रेस्ट ना कर सके तक टिक कर लीजिएगा, बस इतना करके जरूर जाइएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है बच्चों, शासकों की सीमा का निर्धारण संविधान के लिए क्यों जरूरी है। क्या ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों का कोई अधिकार नहीं आते। ये सवाल छोड़ दीजिए, सवाल आने वाला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो सवाल आएगा वही हम आपको करवा। हाँ, ये सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चों कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की विशेषताओं का क्या करना है, हमें वर्णन करना है। तो मौलिक अधिकार का देखिए विस्तृत वर्णन करना, तो सीधा बात है मौलिक अधिकार पे आते हैं। तो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए उनमें से कुछ अपनी विशेषताएं जो कि निम्नलिखित है। जैसा पहला व्यापक और विस्तृत। मौलिक अधिकार क्या करता है, जितने भी हमारे भारत के नागरिक उनके सभी के हितों की क्या करता है, रक्षा करता है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, सीधा बात है। मौलिक अधिकार क्या है बच्चों, केंद्र तथा राज्यों के भी शक्तियों पर प्रतिबंध लगते हैं और अधिकार अन्याय होते हैं। देखिए इतना बड़ा सवाल है, क्वेश्चन टोटल सोचिए 12 पॉइंट है। ठीक है, 12 पॉइंट आप लिख पाइए, खुद बताइए। ठीक है, इतना हम नहीं लिखेंगे हम लोग, सीधा बात है। यहाँ से एक पॉइंट लिखिएगा, एक ये पॉइंट लिख दीजिएगा। जो पॉइंट बता रहा हूँ देखिए 5 नंबर सवाल आएगा तो 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, इसलिए हम उतना ही लिमिटेशन में लिखेंगे। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट टिक करवा दिया और 4 नंबर पॉइंट बच्चों यहाँ तक, बस इतना लिख दीजिएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी, क्योंकि 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लिमिटेशन में आपको। बाकी अगर आपको जो भी लगता है आंसर अपने हिसाब से लिखते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करिए, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है।